को दोस्तों, मैं आपको अपने गार्डनिंग चैनल ग्रोइंग कंटेनर में खुशामदीद करता हूं। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कि अगस्त और सितंबर में ना आपने कौन कौन से गार्डनिंग वर्क्स कर लेने हैं, क्योंकि ये भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लेट हो गए ना तो फिर कोई इतना फ़ायदा नहीं होगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि अगर आपने ना कोई भी शॉपिंग करनी है ना नर्सरी से, तो अभी कर लो, क्योंकि ना अभी बेस्ट टाइम है। एक तो मौसम इतना गर्म नहीं है, धूप भी निकलती है लेकिन हल्की है पड़ी, इतनी तेज़ नहीं है पड़ी, और बारिशें भी हो रही हैं। तो ऐसा सीज़न बेस्ट होता है कि आप नर्सरी से ना प्लांट ला सकते हो। प्लांट ना फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ना वो लेने हैं ना फ्रूटिंग प्लांट्स, तो वो अभी लाने का बेस्ट टाइम है, क्योंकि ना ये लेके आते हैं फ्रूटिंग प्लांट दिसंबर और जनवरी में। वो निकले होते हैं ज़मीन से, वो ज़मीन से निकले हुए को ना शॉपर में और गमलों में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं ना, हम उसी टाइम बड़े बड़े प्लांट लेके आ जाते हैं, लेकिन उनके नीचे रूट तो होती नहीं है, तो वो मर जाते हैं। लेकिन अब जो प्लांट आपको मिलेंगे ना, ये वो वाले प्लांट होंगे जो उन्होंने दिसंबर में लाए, तो उनके पास तकरीबन 6 महीने गुजर चुके हैं, उनकी रूटिंग अच्छे से बन चुकी है और ना वो सेटल हो चुकी है, उनकी न्यू ग्रोथ भी स्टार्ट हो चुकी होगी, क्योंकि बारिशें हुई हैं। तो बिलीव मी, ये बेस्ट टाइम है लाने का। बेशक आप रोज़ लाना चाहते हो, फ्रूटिंग प्लांट लाना चाहते हो, कोई भी प्लांट लाना चाहते हो ना, जो फॉर एग्जाम्पल ना सर्दी में आते हैं, सर्दी में उनके पास स्टॉक होता है, तो अभी लेने का बेस्ट सीज़न है। और अभी आपको ना वो मिल भी सस्ते जाएंगे, क्योंकि ना उन्होंने वो निकालने हैं और दोबारा दिसंबर में लेके आने। अगर वो अभी ना बेचेंगे ना तो उनके पास जगह नहीं बनती, इस वजह से ना वो निकालने की करते हैं और सस्ते दे देते हैं। तो मैं अभी एक लोकार्ड का प्लांट लेके आया हूँ, अभी यहाँ पे नहीं पड़ा, उस घर में पड़ा, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मुझे बड़ा अच्छा मिल गया, शॉपर में मिल गया, और काफ़ी लंबा और बड़ा प्लांट है, सेट प्लांट है। ये प्लांट है नहीं, आपको इतना बड़ा दिख रहा है, ये भी मैं ऐसे ही लाया था, अगस्त में लाया था, जुलाई के मिड या अगस्त में लाया था। अब देखें कितना बड़ा हो गया। ये बड़ा ग्रेप फ्रूट का प्लांट, और ये भी मैं इसी के साथ ही लाया था। तो हमेशा सेट प्लांट लिया करें। दिसंबर और जनवरी में जो झड़े हुए आते हैं ना, इन्होंने छोटे छोटे गमलों में लगाए होते हैं, वो ना लिया करें, क्योंकि उसके मरने का चांस होता है। इसके मरने का कोई चांस नहीं होता। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि शॉपिंग कर लो जो भी करनी है। बेशक आपने वो रोज़ेस की करनी है, क्योंकि रोज़ेस के ना अब आपको फूल भी मिल जाएंगे खिले हुए ना, तो रोज़ेस की भी कर सकते हो। फुल साइज़ नहीं होगा उनका, लेकिन आपको रंग पता चल जाएगा कम से कम ना। रोज़ेस की भी कर सकते हो। फ्रूटिंग प्लांट की तो ज़रूर करनी है, बिलीव मी, इससे ज़्यादा अच्छा मौका नहीं मिलेगा। ये मेरा भी बेस्ट सीज़न है फ्रूटिंग प्लांट की शॉपिंग करने का। ऐसी नर्सरी को विज़िट करो जहाँ पे अवेलेबल हो। ये देखिए मेरे रोज़ेस भी काफ़ी प्यारे और अच्छे से खिल रहे हैं। अच्छा, इसी बात से ना अब एक और बात याद आई कि ना दूसरा पॉइंट ये है कि अब आपने ना स्प्रे करना है इन पे ना, क्योंकि ना अब हमारे फूल खिलेंगे और इन फूलों पे ना तितलियाँ आएंगी, और तितलियाँ इनमें ना अपने अंडे देके चली जाएंगी, जिनसे लार्वा निकलेंगे और वही इन फूलों को खा जाएंगे और पत्तों को भी खाना शुरू कर देंगे। और इस सीज़न में स्केल भी बहुत होते हैं, ये मेरे इसमें भी बहुत थे। ये देखिए, ये स्नेल, ये सारे मरे पड़े हैं। ये कैसे मरे पड़े हैं? क्योंकि मैंने यहाँ पे मेडिसिन डाली हुई है, जो आपको ब्लू ब्लू दिख रही है ना, ये मेडिसिन डाली हुई है। तो आपने भी ऐसा ज़रूर करना है। ये देखिए इन्हीं ने खाए हुए हैं, अभी भी बहुत हैं ये नहीं कि मर गए हैं सारे। मुझे इसके बहुत सारी डोज यूज़ करनी पड़ेगी बार बार, फिर ये मरेंगे। तो इसमें ना ये भी बहुत अटैक करती हैं और सुंडियाँ भी बहुत अटैक करती हैं, तो आपने स्प्रे ज़रूर करना है। तो ये जो स्लग स्नेल होते हैं, इनके लिए ना 2 तरह की मेडिसिन आती हैं मार्केट में। एक तो ये होती है जो बहुत ही आम है, ये स्नेल और स्लग किलर भी लिखा हुआ है इसके ऊपर। ये कौन सी होती है? ये होती है लोकल। इसके अंदर जो दाने होते हैं ना, वो बराबर नहीं होते, छोटे बड़े होते हैं, और ये डिफरेंट कलर्स में आ जाती है, रेड में भी आती है, किसी में भी आती है। लेकिन इसकी पहचान क्या होती है? इसके दाने प्रॉपर शेप के नहीं होते, देख रहे हैं आप, छोटा बड़ा दाना। ये मार देती है, लेकिन इतना नहीं मारती है। मुझे काफ़ी महंगे पड़े थे ये 2 बोतलें ना, मुझे ना डिलीवरी चार्जेस के साथ 1200 की पड़ी थी। लेकिन ये देखिए, एक मैं यूज़ भी कर चुका हूँ, लेकिन इसका इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं है। आप कह सकते हो कि 50% मरते हैं, 50% नहीं मरते। लेकिन ये है, ये जो मैं बहुत मुश्किल से मिली थी, ये है अपनी बाहर की गार्डन सेफ वालों की है ये, और ये ओरिजिनल है। इसकी पहचान क्या होती है? इसके ऊपर लिखे तो 600 है, लेकिन ये मुझे भी 1200 की पड़ी थी, काफ़ी महंगी पड़ी थी, मिलती ही नहीं थी ना। तो इसके दाने आप देखें, तो इसके जो दाने हैं आप देखेंगे अगर गौर से, तो बिल्कुल बराबर शेप के हैं, प्रॉपर शेप के हैं, बराबर। लेकिन ये है, इसके बराबर नहीं है। तो ये ओरिजिनल की पहचान होती है, ये होती है 2 नंबर लोकल की पहचान। इसके हाथ दाना बराबर शेप के, प्रॉपर शेप का इसका नहीं है। ये बहुत इफेक्टिव है, बहुत असर करती है, यानी कि आप कहते हैं कि 90% मर जाते हैं इससे। ये देखो मैं इतनी से यूज़ की तो काफ़ी मर गए थे इससे, लेकिन ये बहुत मुश्किल से मिलती है, ईजिली नहीं मिलती। तो अगर आपको ये नहीं मिलती तो आप ये भी ले सकते हैं। ये आपको सस्ती मिलेगी, लेकिन मुझे बहुत महंगी पड़ी, क्योंकि ये मैं रावलपिंडी से आई थी। मैंने दराज से ऑर्डर की थी, मैं दराज से ऑर्डर की थी, ये कराची से आई थी। इसके ऊपर लिखे तो 600 है, लेकिन ये भी मुझे 1200 की पड़ी थी। ये आधा किलो है और ये दोनों आधा किलो है। तो आप ये यूज़ कर सकते हैं स्नेल और स्लग के लिए। गार्डन सेफ के प्रोडक्ट जो ओरिजिनल हो, ये गार्डन सेफ के ना वो भी लगे होते हैं लेबल, उसमें यही पैक किया होता है जो दराज पे अवेलेबल है। लेकिन आपने ये देखना है कि अगर उसके सारे बराबर नहीं है तो वो लोकल होगी, अगर सारे बराबर हैं तो वो ओरिजिनल होगी।
अच्छा, मैं पेस्टिसाइड के लिए कौन सा स्प्रे करता हूँ? मैं यूजुअली तौर पे ये करता हूँ मीटाक्लोप्राइड का, जो कि लिक्विड में होती है। लिक्विड वाला बेस्ट होता है पाउडर की निस्बत, क्योंकि एक तो ये जल्दी हल हो जाता है और ये यूज़ भी कम होता है और ना काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी इफेक्टिव होता है ये। तो ये कंपनी कोई नहीं देखनी, जो अच्छा मिले लिक्विड वाला आपने ले लेना है। मैं ये यूज़ करता हूँ। इसकी पता नहीं कौन सी कंपनी है, ये है बड़ी करीम केमिकल्स है कोई। और ये वाली जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सूंडियों को और दीमक को मार देती है। तो वैसे दीमक के लिए टर्माइट किलर है, लेकिन ये सूंडियों को भी मार देती है, लेकिन ये बहुत तेज़ है, इसकी बू बहुत है। अब मैं बोल रहा हूँ ना, मैं मुंह में आ रही है इसकी बू नहीं होती। इसको ज़्यादा भी यूज़ कर लो पौधा नहीं मरता, पत्ते पीले नहीं होते। इसका थोड़ा सा भी ज़्यादा यूज़ हो गया ना तो पत्ते सारे पीले हो जाएंगे, आपके पीले होकर गिर जाएंगे 1-2 दिनों के अंदर अंदर। ये बहुत तेज़ है, इसकी बू भी बहुत है, लेकिन ये ओरिजिनल है। और ओरिजिनल की पहचानते तो वेंटेज कंपनी है, बेस्ट है पड़ी दीमक के लिए और सूंडियाँ मारने के लिए। तो मैं इसके अंदर ना थोड़ा सा 1-2 या 3 दाने मिक्स कर देता हूँ, तकरीबन 3.5 लीटर की बोतल में। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि 3 से ज़्यादा ना आ जाए, कतरे दाने नहीं, कतरे लिक्विड है। तो ये ओरिजिनल है, वेंटेज कंपनी, ध्यान रखना इसमें कापी भी बहुत आती है। तो ये है मैं प्रोडक्ट। और अलबत्ता वो है फंगिसाइड, वो भी मैं फ़िलहाल कोई यूज़ नहीं कर रहा, मेरे पास पड़ा है, वो भी मुझे मिल नहीं रहा कहाँ है। अलबत्ता ये मैंने आपको दिखा दिया कि मैं कौन सी मेडिसिन यूज़ करता हूँ ये इसके लिए, कीड़ों के लिए, जिससे मेरे प्लांट बच जाते हैं। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दीमक यहाँ बहुत है ज़मीन में। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट काम आपने करना है और ज़रूर करना है, वो है अपनी रिपोर्टिंग। और जो सबसे इम्पोर्टेंट रिपोर्टिंग है वो होती है पाम की। कोई भी पाम ने अगर आपने रिपोर्ट करना है ना, तो ये बेस्ट सीज़न है उसको रिपोर्ट करने का, जब हल्की सी गर्मी हो। जो पाम होते हैं ना, इसको हल्की सी गर्मी चाहिए रिपोर्टिंग के टाइम में, क्योंकि इसकी जड़ें जूसी होती हैं। अगर आप इसको ठंड में करोगे, बहुत ठंड में करोगे, तो ये मर जाएगा। कम ठंड में करोगे, कम गर्मी में करोगे, फिर भी मर जाएगा। हल्की सी गर्मी और हल्की सी, यानी कि दिन को गर्मी पड़ती है, रातों को हल्की हल्की हवा चली जाती है, तो ये टाइम बेस्ट होता है इनकी रिपोर्टिंग का। तो आपने ये काम ज़रूर करना है। और अगर आप करना चाहते हैं तो आप रोज़ की रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। आप भी कर सकते हैं, आगे वाले महीने में भी कर सकते हैं, अक्टूबर में भी कर सकते हैं, कोई ज़्यादा इशू नहीं है। लेकिन अगर कोई भी पाम है तो उसकी कर लेनी। ये मैं आपके सामने की थी, और ये देखो ये नए नए पत्ते ऊपर तक इसका पत्ता निकला। अब ये बड़े पत्ते निकालेगा और इसने नई रूट्स भी निकाली हैं। तो अगर आज मुझे टाइम मिला तो मैं इसकी भी रिपोर्टिंग करूँगा और आपको दिखाऊँगा। ये काफ़ी बड़ा है और मैं अकेला हूँ तो मुश्किल होती है करने में। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है कि प्लांट की क्लीनिंग करनी है, क्योंकि बारिशें हो रही हैं और ये जो फूल है ना, ये स्पेंड फ्लावर, इनको तोड़ देना। ये जो पत्ते निकले हुए हैं ना, इनको भी, अब ये जो ख़राब पत्ते हैं इनको तोड़ना आप शुरू कर दो। ये देखो ये फूल निकले, ऐसे फूल और पत्तों को इनको तोड़ना शुरू कर दो, क्योंकि ना अब ये क्या करेंगे, ये फंगस फैलाएंगे। जैसे जैसे बारिश होती जाएंगी ये फंगस फैलाएंगे। तो इनको आपने, इनकी क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी है। इनकी क्लीनिंग के लिए आपको एक वो भी चाहिए होगा कि आपके हाथों में कांटे ना चुभे। ये देखें ऐसे वाले पत्ते निकाल देने। प्लांट की क्लीनिंग करनी है। प्लांट में हवा का फ़्लो होना चाहिए। अगर हवा का फ़्लो रहेगा तो बिलीव में आपका प्लांट कभी नहीं मरेगा। बेशक आप उसको खाद दे रहे हो नहीं दे रहे, फुल धूप, हवा का फ़्लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने क्यों इनके एक एक ट्रंक बनाया, क्योंकि इनके अंदर से हवा का फ़्लो गुजरे। और मैं रखता भी ऐसे हूँ कि ना हवा ब्लॉकेज ना हो। अब ये देखो, ये मेरा अनार देखो, आपने कभी ऐसा अनार देखा है कि नीचे इसका एक ही ट्रंक हो और ऊपर से उसकी किनोपी फैली, उससे फूल लगे हुए हैं। तो इवन दो आप ये देखो, फालसा देखो, नीचे से सारा खाली है। ये देखें नीचे सारा खाली है, ऊपर इसकी किनोपी देखो। तो मैं हर प्लांट ऐसे बनाता हूँ कि हवा का फ़्लो। और आप अंगूर देखो, नीचे से सारे खाली हैं, नीचे से टहनियाँ जा रही हैं, और ऊपर देखो उसकी किनोपी फैली हुई है, काफ़ी अच्छी फैली हुई है। इसमें भी हवा का फ़्लो बना हुआ है। तो बिलीव मी, हवा का फ़्लो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके किसी प्लांट को कोई वो करेगा, कभी फंगस लगेगी, और कीड़े भी बहुत कम अटैक करेंगी। इस समय गार्डन में बहुत ही कम अटैक होता है। इस दफ़ा बारिश बहुत ज़्यादा हो गई तो इस वक्त थोड़ा सा अटैक हुआ है, लेकिन बहुत कम अटैक होता है। जबकि आप हर 15 दिन बाद, हर 7 दिन बाद ना स्प्रे कर रहे होते हैं, जबकि मैं ऐसा नहीं करता। पाँचवीं टिप ये है कि किसी भी ऐसे प्लांट की जो अपने ना सर्दियों में पत्ते गिरा देता हो, तो हम क्या करते हैं, उसकी अभी से प्रूनिंग करने लग जाते हैं। ऐसे नहीं करनी प्रूनिंग, ये गलत बात है। जिन्होंने फ्रूट उठाना है, जिन्हें फ्रूट नहीं उठाना उसकी आप कर सकते हो, लेकिन जिन्होंने फ्रूट उठाना है ना, और जो अपने पत्ते सर्दियों में गिरा देते हैं, उसकी प्रूनिंग अभी नहीं करनी, उसको बड़ा होने दो। आप ऐसे कर सकते हो कि अब ये देखो, ये ब्रांच बहुत ज़्यादा आगे जा रही है, तो इसको मैं कहता हूँ यहाँ से तोड़ दो, क्योंकि फ्रूट इधर लगेगा, इधर ना कि एंड पे लगेगा। तो ऐसे कर सकते हो आप, लेकिन वो काम नहीं करना कि इसकी सारी प्रूनिंग कर दो, यानी कि सारी नई ब्रांचेस काट दो और फिर फ्रूट को देखते रहो, फिर कहते हो कि हमारा फ्रूट नहीं लगता। तो जब ग्रोथ हो रही है ना, तो फिर ये काम करना है कि सिर्फ टिप काट देनी है, उसको सही काट देना है, उसकी वो नहीं काटनी जो जिन पे फ्रूट लगता है, क्योंकि मैक्सिमम प्लांट ना जो न्यू वुड होती है ना, उस पर फ्रूट देते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ कि आपके काम आएंगी।
और जाते जाते एक छोटी सी बात शेयर करना चाहता हूँ कि ना अगर ना आप ना फ्रूटिंग प्लांट को अभी रेडी करना चाहते हो ना, यानी कि जैसे मैंगो है तो इनके ना नीचे भी खाद दे दो, जैसे बारिश हो रही है तो ये नए नए पत्ते निकालेंगे तो फिर इन पर फ्रूटिंग होगी। अदरवाइज़ ये मैंगो ऐसे फ्रूट नहीं उठाते, इसके नए पत्ते ना निकले ना तो फिर ये फ्रूट नहीं उठाता, बेशक कोई सी वैरायटी हो। तो अभी आपने इनके नए नए पत्ते निकालने, हर फ्रूटिंग प्लांट के नए पत्ते निकलने चाहिए इस सर्दियों यानी कि इस मानसून में ना। अगर नहीं निकलेंगे तो वो फ्रूटिंग नहीं उठाएगा। और अगर आप बिल्कुल न्यू गार्डनर हैं, आपको डर लगता है न्यू प्लांट लाने से या प्लांट ग्रो करने से, आपको ऐसा लगता है कि प्लांट मैं लाऊंगा वो मर जाएंगे और प्लांट लगाने का बहुत ज़्यादा शौक़ भी है, तो अपने आप के ऊपर यकीन रखो कि मैं कर लूँगा। अगर ये कहोगे ना कि मैं नहीं कर सकता तो वो होगा भी नहीं। यानी कि अगर आप ये सोचोगे ना कि मैं प्लांट लाऊंगा वो मर जाएंगे तो वो डेफिनेटली मर जाएंगे। लेकिन अगर आपको खुद पे यकीन होगा कि मैं उनको बचा लूँगा, मुझे पता है कि वो बच जाएंगे, तो बिलीव मी वो कभी भी नहीं मरेंगे। हम वही होता है जो हम सोचते हैं। मैंने ना आज तक ना नियर अबाउट 15 to 18 रोज़ेज़ मैक्सिमम रखे होंगे, इससे ज़्यादा मैंने कभी नहीं रखे। फिर एकदम से मैंने अपने इन रोज़ेज़ को 200+ रोज़ेज़ कर दिया। मैंने इन पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट की, तकरीबन मेरा ना 30,000 तक लग गया था इन पे। मैंने क्यों की, हालांकि मैंने इतनी बड़ी क्वांटिटी में कभी रोज़ ग्रो नहीं किया था, क्योंकि मुझे यकीन था कि मैं इनको बचा लूँगा और ये मरेंगे नहीं। तो अगर आपको अपने ऊपर यकीन है ना तो सब कुछ आसान हो जाता है। वरना मैं कोई पागल नहीं था कि मैं इतने सारे एक साथ ले आऊँ और फिर उनकी केयर ना कर पाऊँ और फिर वो मर जाए। क्योंकि ना एक तो स्पेस होना लाजमी होता है अगर आप इतनी बड़ी क्वांटिटी में कुछ ले रहे हो, और दूसरा मुझे यकीन था कि मैं बचा लूँगा और मैंने बचा लिया। तो इसी वजह से कहूँगा कि अपने आप पे यकीन रखो। जो सोचोगे वही होगा। अगर ये सोचोगे कि मर जाएंगे तो वो डेफिनेटली मर जाएंगे। अगर ये सोचोगे कि मैं बचा लूँगा तो वो डेफिनेटली उनको कोई नहीं मार सकता। तो चलिए यही था एक छोटा सा टॉपिक। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफ़िज़।